हेलो डियर्स, वेलकम टू कोर्स आशा। हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आज, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस एंड फील्ड्स। क्विक रिवीजन और सिर्फ क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन होगा, कोई टॉपिक नहीं पढ़ाया जाएगा। उम्मीद लगाई जा रही है कि आपको पूरी तरह से सारे कंसेप्ट्स याद हैं, या नहीं याद हैं तो कम से कम जो चैप्टर नोट्स हैं और जितनी भी शीट्स आपको मिली हैं थ्योरी की, उनको आप रिवाइज़ करें, फार्मूला रिवाइज़ करें और जो थ्योरी है उसको रिवाइज़ कर लीजिए, ताकि आपको कम से कम थ्योरी क्लियर हो। और जितनी भी थ्योरी है, जो पुराने कंसेप्ट्स हैं, उनको हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको मैच करा पाएँ क्वेश्चंस के थ्रू। क्वेश्चन करिए, चीज़ों को याद करिए, क्वेश्चंस करते हुए रिवीजन होगा तो चीज़ें शायद याद हो जाएं। और अगर आप थ्योरी रट के याद करना चाहते हैं तो अब आखिरी समय में नहीं होने वाली। तो क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन जो है वो बेस्ट मेथड होता है। हम जेई मेंस के अकॉर्डिंग ये काम कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्ज एंड फील्ड क्विक रिवीजन, आज लेक्चर 1 है। हम 2 लेक्चर के अंदर इसको किसी तरह ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और बहुत बड़ा पार्ट है, शायद 2 लेक्चर में नहीं हो पाता है, ये पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी कोशिश करेंगे। अगर हो जाता है तो बहुत अच्छा, और नहीं होता है तो फिर इसको आगे देखेंगे, खींचेंगे। वरना उम्मीद ये है कि 2 लेक्चर के अंदर इस पार्ट को ख़त्म किया जाए। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखो क्या है। बोल रहा है कि दो चार्जेस हैं, वन इज़ Q1, अदर इज़ Q2। इनके बीच का सेपरेशन R है, और ये कह रहा है इफ़ R is increased, इफ़ R is increased, R बढ़ा दिया गया, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी पे कमेंट करिए कि पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा। 4 ऑप्शन है आपके पास, ठीक। देन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज, यस इज ना लिखो, ऐसे लिखो। 4 ऑप्शंस आपके पास। ऑप्शन ए इंक्रीजेस, ऑप्शन बी डिक्रीजेस, ऑप्शन सी रिमेन्स सेम या कांस्टेंट लिख लो, ऑप्शन डी मे इंक्रीज और मे डिक्रीज। बताइए क्या ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। वैसे मेरा मानना है कि ज़्यादातर आप में से जो आंसर करेंगे वो कहेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद कर लो। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कहता है कि के Q1 Q2 बाई आर, और अगर आर बढ़ रहा है तो यू घट रहा है, तो इट मस्ट बी ऑलवेज डिक्रीजिंग, पर डिक्रीजिंग का आंसर गलत है, ऑप्शन डी करेक्ट है। उसका कारण है कि पोटेंशियल एनर्जी Q1 Q2 पर भी डिपेंड करता है। ऑल्दो Q1 Q2 का चेंज नहीं किया जा रहा है, बट देयर बोथ द चार्जेस में बी पॉजिटिव, मे बी बोथ नेगेटिव, मे बी वन पॉजिटिव वन नेगेटिव, और अगर ये केस मिला तो टोटल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी। और ऐसे में सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होते हुए जितना आर बढ़ाओगे, पोटेंशियल एनर्जी घटेगी नहीं, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लग जाएगी। हम्म तो इट मे इंक्रीज और मे डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ चार्जेस। क्योंकि हमें सवाल में चार्ज का नेचर प्रोवाइड नहीं किया गया है, इसलिए हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते। हमने सवाल के अंदर जब बोला था, स्टेटमेंट पढ़ा था, तो 2 चार्जेस करके बोला था। 2 चार्जेस कौन से हैं उसके बारे में कोई कमेंट नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि अगर ये कह दिया जाए कि 2 पॉजिटिव चार्जेस, तो ऑलवेज डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखें। अच्छा सवाल है, और ये कंफ्यूज करने के लिए ही दिया जाता है बच्चों को। टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस आर केप्ट एट पॉइंट ए एंड बी। इक्वल पॉजिटिव चार्ज, विशेष ध्यान दें, एक ए पॉइंट एक बी पॉइंट, इक्वल पॉजिटिव चार्ज, दिस इज प्लस क्यू एंड दिस इज ऑल्सो प्लस क्यू, इक्वल है, पॉजिटिव है, ठीक। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट्स ए एंड बी excluding these points is studied while moving from A to B। कह रहा है कि ए से बी की तरफ चलते हुए जो पोटेंशियल है वो ए और बी 2 पॉइंट्स को छोड़कर बाकी सब में ढूंढा गया। आप बताइए कि जो पोटेंशियल है, मतलब पोटेंशियल जो है वो मेज़र किया गया, ठीक, फ्रॉम ए टू बी। अब देखो गौर से, पॉइंट चार्ज दिया गया है, तो अगर ए पर ही बैठ जाओगे तो ए चार्ज से दूरी ज़ीरो हो जाएगी, तो पोटेंशियल इन्फानाइट हो जाएगा, तो नॉन डिफाइंड चला जाएगा। तो ये नहीं बोला गया है। ए को छोड़कर, बी पॉइंट को छोड़कर नियर बाई सारे पॉइंट्स पर पोटेंशियल मार्क किया गया, और कोशिश ये की गई कि ए से बी की तरफ जाया जाए। तो जब ए से बी की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल वेरी करेगा। इस वेरिएशन को आपको बताना है कि ये वेरिएशन हमेशा इंक्रीज़ हो रहा होगा, हमेशा डिक्रीज़ हो रहा होगा, कि बढ़ के घटेगा, घट के बढ़ेगा, क्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शंस आपके हैं। ऑप्शन ए कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग, ऑप्शन बी कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजिंग, ऑप्शन सी इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, ऑप्शन डी डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। ठीक, आओ देखो, सिंपल है। दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, दोनों इक्वल हैं,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो कहाँ मिलेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो मिलेगी इनके मिड पॉइंट पे। जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है ज़ीरो, वहीं पर किसी चार्ज पर फोर्स भी होने वाला है ज़ीरो। जहाँ फोर्स होने वाला है ज़ीरो, वहाँ पे डेल यू बाई डेल आर होने वाला है ज़ीरो। बहुत अच्छी बात। यानी कि स्लोप ऑफ द ग्राफ इज ज़ीरो एट द पॉइंट। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट मेरा बी है ना। और अगर मैं ए पॉइंट पर आ जाऊं तो पोटेंशियल एनर्जी इन्फानाइट शूट करनी चाहिए, और मैं बी पॉइंट पे आ जाऊं तो भी पोटेंशियल एनर्जी इन्फानाइट शूट करनी चाहिए। हैंस पोटेंशियल एनर्जी कर्व मस्ट बी गोइंग लाइक दिस। ठीक। और ये जो मिड पॉइंट है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ रही है, वहाँ पे स्लोप भी जीरो आ रही है। ठीक है, तो गौर से देखो, पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग फर्स्ट, कम्स टू अ मिनिमा, वी कैन से ज़ीरो, और उसके बाद वो बढ़ती चली जाएगी और दोबारा से इन्फानाइट पे जाएगी। तो फर्स्ट डिक्रीजेज देन इंक्रीजेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं। और दूसरी बात ये है कि बहुत बार बहुत सारे एग्जाम्स के आप प्रीवियस ईयर उठाओगे तो आपको एग्जैक्टली यही सवाल देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला सवाल देखो। अगला सवाल कह रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट नेट फोर्स ऑन द डाइपोल इज। इलेक्ट्रिक डाइपोल है, is placed in यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक भाई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें कोई बुराई नहीं है। और फिर पूछ रहा है द नेट फोर्स ऑन द डाइपोल इज एफ नेट ऑन द डाइपोल इज। ऑप्शन ए ऑलवेज ज़ीरो, ऑप्शन बी डिपेंड्स ऑन ओरिएंटेशन, शायद आपको इसका आंसर आता है, ऑप्शन सुन के बस कंफ्यूजन कई बार बढ़ जाता है, कैन नेवर बी ज़ीरो। ऑप्शन डी डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ, डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल, और स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल का मतलब है डाइपोल मोमेंट, इस पर डिपेंड कर रहा है। तो फोर्स की बात करी जा रही है और सिंगल फोर्स की बात नहीं की जा रही है, नेट फोर्स की बात की जा रही है। ठीक है ना, नेट फोर्स की बात बताइए जरा। मेरे हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट है तो मैं बनाकर भी दिखा देता हूँ डायग्राम, वैसे तो इसकी नीड नहीं है, बहुत लल्लू क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट है और कोई डाइपोल रखा हुआ है माइनस क्यू का, और यहाँ पे ये प्लस क्यू का, तो इस पर आगे आएगी क्यू ई फोर्स और इस पर पीछे आएगी क्यू ई फोर्स। तो नेट फोर्स कितनी हो गई? ज़ीरो। एक आगे एक पीछे, क्यू ई नेट फोर्स हो गई ज़ीरो। तो एफ नेट की वैल्यू ज़ीरो है। ओरिएंटेशन चाहे कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये ऑप्शन बच्चों के अंदर थोड़ा सा एम्बिग्यूटी क्रिएट करता है, ऑल्दो इसका कोई लॉजिक नहीं है। ऑप्शन इज़ करेक्ट ए, है ना। हमेशा हमेशा क्या रहने वाली है? फोर्स ज़ीरो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो ये स्पेसिफिक बात है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं तो फोर्स ज़ीरो का कोई कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, ध्यान रखें इस बात को। चलो आगे देखो। इलेक्ट्रिक चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्मॉल वॉल्यूम। The flux of the electric field through spherical surface of radius 10 centimeter surrounding the total charge is 25 volt per voltmeter. The flux over concentric sphere of radius 20 centimeter will be। देखो, कह रहा है कि बहुत सारा चार्ज फैला हुआ है, मुझे नहीं पता कितना, कहाँ, किस ओरिएंटेशन में, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या है, कुछ नहीं पता, जो भी है। कह रहा है कि एक स्फीयर ड्रॉ किया गया, इस स्फीयर की रेडियस 10 सेंटीमीटर है, इससे जो फ्लक्स गुजर रहा है उसकी वैल्यू इन्होंने दे दी है 25 वोल्ट मीटर। फिर ये कहने लगा कि अगर ये ना करके कुछ 20 सेंटीमीटर का ये बनाया होता तो इससे कितना फ्लक्स जाता, अंदर से कितना आ रहा है 25 वोल्ट मीटर, इतना ही फ्लक्स तो बाहर की तरफ आ रहा है, कुछ अलग तो आ नहीं रहा। जितनी एनर्जी अंदर से आ रही बाहर वाले स्फीयर में भी उतनी आएगी, तो आंसर 25 वोल्ट मीटर ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। ऐसे सवाल में कई बार हम क्या करते हैं, एरिया वेरिया से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, या अगर कंसेप्ट याद नहीं होते हैं तो हमेशा बचपन का जुगाड़ लगाते हैं, शायद डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस माइनस करने से कुछ हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता, जितना फ्लक्स अंदर से आ रहा है उतना ही फ्लक्स बाहर वाले स्फीयर में भी जाएगा। ये स्टोरी ऑप्टिक्स में भी काम आती है ना। गॉस लॉ के अंदर का तो खैर खेल ही यही है, ऑप्टिक्स में भी बहुत ज़्यादा काम आएगी। ये इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखने वाली चीज़ है, इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद रखें।
ठीक है, आगे बढ़ने से पहले ज़रा क्वेश्चन देख लूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। ज़रा अपनी शीट खोल लीजिए, फिर उसमें से क्वेश्चन देखे जाएं जिनसे हमें काम करना होगा। आजा बेटा आगे। हाँ अब ठीक है, अब थोड़ी सी शीट क्लियर है, सामने है, दिख रही है। देखो क्या स्टोरी है, क्वेश्चन देखो क्या है। फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल चार्जेस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस आर इन वैक्यूम इज एफ। मान लो आइडेंटिकल चार्ज हैं, इधर भी प्लस क्यू और इधर भी प्लस क्यू। आपको किसने बताया प्लस क्यू है? बताया किसी ने नहीं, आइडेंटिकल बोले, अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं। सेपरेशन इनके बीच का आर है, तो जो ये लोग एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, ऐसी कंडीशन में फोर्स की वैल्यू एफ है। ठीक है, नाउ द स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज इंसर्टेड बिटवीन द टू चार्जेस। तो यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी गई ऐसे, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में 4, मैं दे रहा हूँ मान लो। ठीक, द थिकनेस ऑफ द स्लैब इज r/2। द फोर्स बिटवीन द चार्जेस विल नाउ बिकम। अब कह रहा है कि एक काम करो, स्लैब को जो थिकनेस है, स्लैब की थिकनेस को r/2 कर दो। तो हमने कहा ठीक है, थिकनेस को r/2 कर देते हैं, क्या बुराई है। थिकनेस r/2 की है, टोटल थिकनेस r है, और जो स्लैब की थिकनेस है ये r/2 है। फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? जो फोर्स की वैल्यू एफ प्राइम की वैल्यू है वो बेटा f/2 हो जाएगी। f/2 सॉरी, नॉट f/2। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? k। तो f/4 इज द वैल्यू ऑफ द न्यू फोर्स। इसमें कोई एक्स्ट्रा जुगाड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है, आसानी से आंसर आता है। ठीक है ना, ध्यान रखें इस बात को। अच्छा और देखो, इसमें कुछ और भी कंसेप्ट्स होते हैं, लेकिन मैं इसको यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। ये इसमें बहुत सिंपल सिंपल कंसेप्ट नहीं है ये, अगर इसकी डिटेल में जाए तो थोड़ा बहुत अजीबोगरीब कंसेप्ट होता है। मैं कोशिश करता हूँ कि इस पर और कमेंट ना करूँ, ठीक है ना। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो कह रहा है कि एक स्मॉल डाइलेक्ट्रिक डाइपोल है, इज प्लेस्ड एट ओरिजिन विद इट्स डाइपोल मूवमेंट डायरेक्टेड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मान लो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो कि इधर की तरफ आई कैप में झुका हुआ है ये, ठीक, ये तो ये डाइपोल मूवमेंट है हमारा। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये ध्यान रखो कि जो डाइपोल मूवमेंट है वो ओरिजिन पर रखा हुआ है, 0,0,0 पर रखा हुआ है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो पूछी जा रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जा रही है 2,2√2,0 पर। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जा रही है, कैसे निकाली जाए और कहाँ निकाली जाए। और फिर एक बात ये भी है कि सवाल जो पूछा गया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस जगह पर, ऐसा पूछ लें, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट इज, ऑप्शन ए अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स नहीं जेड लिखा हुआ है शीट में, जेड एक्सिस जो ऑप्शन है वही देते हैं। ऑप्शन बी अलोंग वाई एक्सिस, ऑप्शन सी अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस, ऑप्शन डी अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस। 4 ऑप्शन हैं, बताइए। डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है, पॉजिटिव एक्स की तरफ झुका हुआ है वो, मतलब पॉजिटिव एक्स की तरफ डायरेक्टेड है डाइपोल मोमेंट, और 2,2√2,0 पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा बतानी है। सवाल सिर्फ डायरेक्शन बताने का है, इसके अलावा उसमें कुछ भी खास नहीं है। बताइए भाई क्या होगा। बताओ भाई। देखो करते हैं, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये वैल्यू एक्स की है, ये वैल्यू वाई की है, ये वैल्यू जेड की है, मैं भाड़ में जाए सारी वैल्यूज़। मुझे अगर मैं एक्स बाई वाई करता हूँ या वाई बाई एक्स कर दूँ मान लो, ठीक, मेरी इच्छा वाई बाई एक्स करने की हो, तो ये वैल्यू टेन थीटा कहलाएगी, जो कि हम एक्स एक्सिस से बना रहे होंगे, एक्स वाई प्लेन में। ठीक,
ये वो पॉइंट है 2,2√2 वाला, और ये एंगल हो गया थीटा, ठीक है ना। ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 2√2/2, ढिचका आंसर आया √2। शायद यही आंसर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। tan थीटा बराबर √2 है। और अब क्या करें, यहाँ से भी एंगल नाप लें, इसको बोले अल्फ़ा। अल्फ़ा बोलने के बाद आप ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो ये 2,2√2 का पॉइंट था मेरा। अब मैं यहाँ पे tan अल्फ़ा निकालने की कोशिश करता हूँ। tan अल्फ़ा की वैल्यू आएगी बेटा x/y, अल्फ़ा समझ लो कहाँ है, ठीक। तो 2/2√2, 2 ने 2 को मारा, तो tan अल्फ़ा की वैल्यू निकल के आई 1/√2, ठीक। अब देखो गौर से, tan अल्फ़ा बराबर 1/√2 है और tan थीटा बराबर √2 है। क्या किया जाए, देखो tan अल्फ़ा tan थीटा क्या करें क्या करें। मेरे हिसाब से tan अल्फ़ा की जगह पे अगर हम ऐसा कहते कि इसी को tan अल्फ़ा को हम लिख सकते थे cot थीटा। ऐसा क्यों, बहुत सिंपल है कि अगर tan थीटा की वैल्यू y/x है तो cot थीटा की वैल्यू x/y हो जाएगी, और वो वैल्यू tan अल्फ़ा की है। अच्छा, इसका मतलब अल्फ़ा प्लस थीटा बराबर क्या हुआ, 90 डिग्री। जब भी कभी, अब गौर से देखो, ये थीटा और अल्फ़ा मिलाकर के क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री ही तो बना रहे हैं, और ऐसा दिखाई दे भी रहा है हमें। तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये 90 डिग्री का केस बन रहा है। 90 डिग्री का केस बनने का मतलब है कि वाई एक्सेस के अलोंग हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाली है। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सवाल को देखो बिल्कुल अलग तरीके से किया है। ये कन्वेंशनल तरीका नहीं है सवाल को सॉल्व करने का, बट ऐसे ही किया जाता है कंपटीशन के अंदर, बड़ी बात नहीं है। अच्छा देखो, एक अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, 2r रेडियस का है, जिसको ज्वाइन किया गया है चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर से जिसका रेडियस r है, जिसके ऊपर q चार्ज है। अब कितना चार्ज फ्लो कर जाएगा ये पता करना है। तो देखो सवाल क्या है, ये 2r रेडियस है और इस पे इनिशियल चार्ज कुछ भी नहीं है, ठीक। एक r रेडियस का स्फीयर है, छोटा बना लें उससे थोड़ा, और इस पे चार्ज कितना है, प्लस का q। बाद में इनको किसी कंडक्टिंग वायर से जोड़ा गया तो चार्ज क्या करेगा, फ्लो। और चार्ज करेगा फ्लो, तो पूछा जा रहा है कि कितना चार्ज फ्लो कर जाएगा, ठीक। बताओ भाई कितना चार्ज फ्लो कर जाएगा। दूसरी बात ये है कि जो चार्ज फ्लो कर जाएगा तो क्यों फ्लो करेगा, फ्लो इसलिए करेगा कि भाई इसके ऊपर चार्ज है, तो चार्ज है तो पोटेंशियल है सरफेस पे, इसके ऊपर चार्ज नहीं है तो पोटेंशियल नहीं है। व्हेन वी कनेक्ट देम, तो चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, यानी चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हेयर टू हेयर, ठीक। और कब तक फ्लो करेगा, जब तक उनके पोटेंशियल्स आपस में बराबर नहीं हो जाते, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ज़ीरो नहीं हो जाता। यही तो बेसिक कंसेप्ट है चार्ज के फ्लो करने का, दिमाग में रखना इस बात को। चार्ज के फ्लो करने का मतलब चार्ज को बराबर करना नहीं होता है, पोटेंशियल को बराबर करना होता है। ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है। अब मानो हमने कहा कि इसके ऊपर जो फ्लो कर गया चार्ज वो कर गया क्यू, तो इन भाई साहब पे अब कितना चार्ज आ गया क्यू, और इनके ऊपर कितना रह गया Q-Q। तो इसके सरफेस का पोटेंशियल कैसे लिखोगे, इसके सरफेस का पोटेंशियल लिखोगे 1/4πε0 Q/2r, और इसके सरफेस का पोटेंशियल कैसे लिखोगे, 1/4πε0 Q-Q/r। और ये पोटेंशियल जब तक बराबर नहीं हो जाते तब तक चार्ज फ्लो करता रहेगा, बहता रहेगा बहता रहेगा। हम क्या करें, क्यू से नहीं, क्यू तो नहीं गया, आर से आर चला गया, 4πε0 से 4πε0 चला गया, तो जो मेरे पास बच के आ रही है वैल्यू, दैट इज Q/2 इक्वल टू Q-Q। सिंपल है। तो Q/2 प्लस Q बराबर Q। यहाँ से तुम देखो क्या निकल के आ रहा है, 3/2 Q बराबर Q। तो Q की वैल्यू आ गई 2/3 ऑफ Q। ये अच्छा सवाल है। और है कुछ भी नहीं, इसमें पोटेंशियल इक्वेट किया और कोई नया सवाल नहीं है ये। चलो आगे देखो। हाँ ये सवाल भी अच्छा है, ये भी कर लेते हैं। कह रहा है
कि चार्ज क्यू है वो दो स्फीयर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। और दो स्फीयर कैसे हैं? कॉन्सेंट्रिक हैं। कॉन्सेंट्रिक का मतलब ही बताता हूँ। एक स्फीयर को तो ऐसा ही मान लो और एक स्फीयर इसी के कॉन्सेंट्रिक थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। अब सही लग रहा है? हाँ, ये दो स्फीयर्स हैं, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हैं, और कहा जा रहा है कि इन पर टोटल चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट किया गया है? क्यू। और किस तरह किया गया है पता नहीं, छोटे अंदर को कुछ मिल सकता है, बाहर वाले को कुछ मिल सकता है, वॉट एवर बी द केस, जानकारी नहीं है। ठीक, अंदर वाले की रेडियस को बोला गया है छोटा आर, बाहर वाले की रेडियस को बोला गया है बड़ा आर। ऐसा करने पर यह कहा जा रहा है कि जो भी चार्ज दिया गया है उसमें इस पर जो चार्ज डेंसिटी है सिग्मा और जो इस पर चार्ज डेंसिटी है सिग्मा वो सेम है, इसमें कोई अंतर नहीं है। और अगर ऐसा है तो बताओ कि उनके सेंटर पर जो कॉमन पोटेंशियल होगा, सेंटर का मतलब दोनों कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हैं, तो जो सेंटर है इस सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा इन दोनों की वजह से वो कितना होगा। तो सबसे पहले तो चार्ज निकाल लो कितना है किसी सरफेस पर, उसके बाद निकाल लो कि किस पर कितना दोनों की वजह से क्या पोटेंशियल है पता कर लो। तो मान लो कि मैं कह रहा हूँ कि अंदर वाले स्फीयर पर छोटा क्यू चार्ज है, तो बाहर वाले स्फीयर पे बड़ा क्यू माइनस छोटा क्यू चार्ज होगा। ठीक है, अब अंदर वाले की वजह से लिख लो जरा पोटेंशियल, या फिर पहले चार्ज डेंसिटीज़ का ही चर्चा कर लेते हैं। सिग्मा बराबर सिग्मा, या सिग्मा अंदर बराबर सिग्मा बाहर है। अंदर वाले पे चार्ज कितना है? क्यू, 4 पाई छोटा आर स्क्वायर। यहाँ पे कितना है? क्यू माइनस क्यू, 4 पाई बड़ा आर स्क्वायर। मेरे हिसाब से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू बड़ा आर बराबर क्यू माइनस क्यू बाई आर, ये वैल्यू बनती है। ये वैल्यू क्यों बनाई है जानबूझकर, उसका लॉजिक अभी आपको दिखाई भी दे जाएगा, उसमें भी कोई चमत्कार नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं। जो सेंटर पर पोटेंशियल होगा वो सेंटर पर पोटेंशियल V1 प्लस V2 के बराबर होगा। व्हाट इज़ V1, व्हाट इज़ V2? V1 V2 मतलब V1 अंदर वाले के लिए और V2 बाहर वाले के लिए लिख रहा हूँ। इसकी वैल्यू क्या बनेगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर वाले पे चार्ज Q, उसकी रेडियस R। बाहर वाले पे क्या बनेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q माइनस Q बाई बड़ा वाला R, तो बड़ा वाला R। अब गौर से देखो आपके लिए क्या है कि ये जो वैल्यू Q माइनस Q बाई R है वो वैल्यू आपको मैंने पहले लिख के बता दी थी। Q माइनस Q बाई R की वैल्यू QR बाई आर स्क्वायर होने वाली है। तो पुट कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q माइनस Q बाई R की जगह Q बड़ा R बाई छोटा आर स्क्वायर। आप एक बार दोबारा देख लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए सही है कि नहीं। Q इंटू आर बाई छोटा आर स्क्वायर। ओके, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। क्या किया जाए, चुपचाप से कुछ कॉमन लें। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर से Q कॉमन लें, नीचे से R कॉमन लें। यहाँ बचा 1, यहाँ बचा बेटा बड़ा R अपॉन छोटा R। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू बची। कॉमन पोटेंशियल लिख दिया है, ध्यान रखें, ये कॉमन पोटेंशियल लिख दिया गया। बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिंपल तो है। क्या किया जाए देखो, छोटा क्यू बड़ा क्यू कैसे निकाला जाए, क्या किया जाए। मेरे हिसाब से बहुत सिंपल है कि अब यहाँ से कॉमन पोटेंशियल निकल आया, दिस इज़ द कॉमन पोटेंशियल। देखो कि ये जो आंसर है V का, ये V का आंसर अपने आप में देखो, R तो दिया हुआ है, R दिया हुआ है, ये R दिया हुआ है, सब कुछ कांस्टेंट है, बचता है मेरे पास Q। अगर मेरा Q सॉल्व हो जाता तो बड़ी मज़ा आ जाती, क्योंकि इसने कितना छोटा चार्ज अंदर है उसके बारे में नहीं बताया है, उसने बताया है टोटल चार्ज के बारे में। मेरा आंसर छोटे Q के टर्म में आ रहा है, मेरा आंसर बड़े Q के टर्म में आना चाहिए था। तो क्या किया जाए, तो छोटे Q की यार वैल्यू निकाल लो, वहीं से तो काम बनेगा। तो छोटे Q की वैल्यू कैसे निकाली जाए, छोटे Q की वैल्यू देखो कैसे निकाली जाए। Q बाय 4 पाई, क्या लिखा है ये, तो लिखा ही कुछ नहीं, ऐसे लिखो। रुको जरा 1 मिनट वोट होल्ड करना भाई, काम कर लें थोड़ा सा। हाँ अब सही है, अब चलेगा शायद। Q बाई 4 पाई छोटा आर स्क्वायर, ये डेंसिटी है चार्ज की पहले छोटे वाले स्फीयर पे,
और फिर मैं लिखता हूँ Q माइनस Q बाई 4 पाई बड़ा आर स्क्वायर, डेंसिटी है बड़े वाले पर, 4 पाई कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब गौर से देखो, Q इज इक्वल टू Q माइनस Q बाई आर स्क्वायर इंटू ऊपर जाके ये आर स्क्वायर। ठीक है ना। अब छोटे वाले Q, इसके वैल्यू को आप खोल लीजिए, बड़ा आर, छोटा आर स्क्वायर बाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस Q इंटू छोटा आर स्क्वायर बाई बड़ा आर स्क्वायर बराबर Q। अब यहाँ से आप क्या करिए, चलो इधर ही लिख देता हूँ, अच्छा भी लगेगा। इसको उठा करके इस तरफ ले जाइए, तो Q प्लस Q इंटू बड़ा आर स्क्वायर, छोटा आर स्क्वायर बाई बड़ा आर स्क्वायर बराबर Q छोटा आर स्क्वायर बाई बड़ा आर स्क्वायर। यहाँ से Q कॉमन ले लीजिए, वैल्यू बेटा आपके पास आएगी आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बराबर Q इंटू छोटा आर स्क्वायर बाई बड़ा आर स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो गया, Q की वैल्यू बेटा आपके पास बनी Q इंटू आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये छोटे Q की वैल्यू है। मैं जानबूझ के इतना सब कुछ क्यों कर रहा हूँ, जब ऊपर Q में आंसर आ गया, ध्यान रखें Q में आंसर आया है और ये Q हमें नोन नहीं है। जब तक हम इसको यहाँ पुट नहीं करेंगे तब तक हमारा आंसर नहीं आएगा। सब्जेक्टिव होता तो भी नंबर ना मिलता, ऑब्जेक्टिव होगा तो छोटे Q के टर्म में तो आंसर ही नहीं लिखा होगा, तो ढूंढोगे क्या। इसलिए पता होना चाहिए कि आंसर सिर्फ उन वैल्यूज़ में आता है जो वैल्यूज़ आपको क्वेश्चन में दी होती हैं। ठीक, तो सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं इसमें कुछ दूसरे क्वेश्चन ढूंढता हूँ शीट में अपनी। मान लो 21 नंबर सवाल लगाते हैं। हाँ चलो 21 नंबर सवाल लगाते हैं, अच्छा है। A sphere of radius a is uniformly charged throughout its volume with a volume charge density sigma। अब सिग्मा जो सरफेस चार्ज डेंसिटी थी उसको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कर दिया गया है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर वेयर r इज लेस देन a इज। ये बेटा आपका एक स्फीयर है, इस स्फीयर के अंदर बहुत मटेरियल भरा हुआ है, जैसे हम मान लेते हैं कि ये भरा हुआ है, और हर जगह पे चार्ज है, और चार्ज की जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, इन्होंने पता नहीं क्यों सिग्मा लिखा हुआ है क्वेश्चन में। वैसे तो अपनी शीट है यार, हमने नहीं लिखा है, ये सिग्मा दिया हुआ है, यानी कि कूलम पर मीटर क्यूब, इस तरह की बात है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम की बात है। और जो रेडियस है दैट इज़ ए, और किसी आर दूरी पर जाना है, और ये आर दूरी मस्ट बी स्मॉलर देन ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी इस किसी बिंदु पर। दिमाग में एक बात रखें कि यदि आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो बहुत मतलब शर्म की सी बात है, और अगर नहीं याद है तो उसको सॉल्व कर लीजिए, वरना ये क्वेश्चन तो टू द पॉइंट क्वेश्चन है कि डायरेक्टली आपको क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। नहीं आता है तो बता देते हैं क्या है इसका आंसर। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी सॉलिड स्फीयर के अंदर जो होती है दैट इज सिग्मा आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा शब्द हमारे शीट में एक क्वेश्चन में एक्सरसाइज में दिया है, सिर्फ कन्फ्यूजन के लिए मैं सिग्मा को हटा के इसको रो लिख देता हूँ। तो जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हुआ करता था, अगर याद करो, तो होता था रो इंटू आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ये बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मूला है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर किसी पॉइंट पर कांस्टेंट चार्ज डेंसिटी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। कोई सॉल्यूशन इसका नीड ही नहीं है, किसी सॉल्यूशन की नीड नहीं है, ध्यान रखें। बाकी हाँ, सॉल्यूशन के लिए क्या कर सकते हो कि गॉस लॉ को रेफर कर सकते हो, यू कैन रेफर टू गॉस लॉ। आप आर रेडियस का एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस मानिए, मैं इसको जी सरफेस लिख देता हूँ। जी सरफेस लिखते ही आपके दिमाग में क्या आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो फ्लक्स है, ऐसा मान लो कि जो टोटल फ्लक्स है दैट फ्लक्स इज नथिंग बट क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, ये है। और देखो क्यू एनक्लोज कितना लिखा जाएगा, क्यू एनक्लोज का मतलब जो हमारी गॉसियन सरफेस है इसके अंदर कितना चार्ज है, इसके अंदर चार्ज है रो इंटू 4/3 पाई इंटू छोटा आर क्यूब, एन एप्सिलॉन नॉट तो बेटा एप्सिलॉन नॉट है। फ्लक्स की वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, और एरिया किसका, एरिया भैया हमारे गॉसियन सरफेस का। विशेष ध्यान रखें,
एरिया इस फॉर्मूले के अंदर गॉसियन सरफेस का ही होता है, उस एरिया को नीचे भेज दिया जाए। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एरिया नीचे, तो ये वैल्यू बन जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो मैं यहाँ से एरिया को मिटा देता हूँ कि चलो भाई तुम जाओ। एरिया की जगह देखो क्या लिख सकते हैं, एरिया की जगह लिख सकते हैं गॉसियन सरफेस का एरिया। आओ देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बना रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई एप्सिलन नॉट इंटू एरिया की वैल्यू 4 पाई r²। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, r² से r कैंसिल, द फॉर्मूला 10 बिकम्स रो इंटू r/3 एप्सिलन नॉट। कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं है, सिंपल गॉस लॉ से इसका आंसर आ जाता है। पर अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो भले ही आंसर निकल आए गॉस लॉ लगा के, पर दुखद बात है कि फॉर्मूला नहीं याद है। आगे देखें, थोड़ी सी पेन को मोटा कर लूँ। है वाइट पेज पे मोटा पेन ठीक लगता है, पतला अच्छा नहीं लगता। अच्छा देखो, कुछ सवाल ऐसे पूछे जाते हैं कि यहाँ पे एक थ्रेड है, ये बन रखा है, दो थ्रेड से आइडेंटिकल स्फीयर्स लटका दिए। कह रहा है कि यहाँ पे स्फीयर है। हमने कहा ठीक है, होने तो क्या फ़र्क पड़ता है, स्मॉल स्फीयर्स। हमने कहा अच्छी बात है, छोटे ही ले लो, बड़े से डील करना वैसे ही मुश्किल होता है। ये है, आइडेंटिकल है और अच्छी बात है। नीचे क्या लग रहा होगा इसका mg, यहाँ क्या लग रहा होगा इसका mg, यहाँ क्या लग रही है टेंशन, यहाँ क्या लग रही है टेंशन। भाई साहब पे q चार्ज है और भाई साहब पे भी q चार्ज है, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इस पर इधर और इस पर इधर, क्योंकि एक्शन रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो ये ऐसे ही लगेगा। इसका फॉर्मूला बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलन नॉट q² बाई ये जो दूरी है जिसको मैं x बोल रहा हूँ, ठीक, x², ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ठीक, अब क्या किया जा रहा है, ऐसा समझाने के लिए बोला जा रहा है कि वर्टिकल से ये जो एंगल थीटा है तो फिर ये भी एंगल थीटा। दिमाग में एक बात रखना कि अगर मैंने दोनों के मासेस बराबर ले रखे हैं तो ही एंगल बराबर होंगे, अगर मासेस आर नॉट इक्वल तो एंगल्स बराबर होने का कोई कंसेप्ट नहीं है। यहाँ से आप ये बनाइए, इधर भी आप इधर थीटा लिख दीजिए। अब मैं एक पे ही FBD बना रहा हूँ और दोनों की FBD आपको खुद समझनी है, जैसी एक की वैसी दूसरे की। यहाँ आ जाएगा बेटा आपका टी कॉस थीटा और अंदर की तरफ बेटा आपका आ जाएगा टी साइन थीटा। ठीक, अब क्योंकि हम ये जानते हैं कि ऐसे में कभी ना कभी फोर्स बैलेंसिंग हो ही जाएगी, तो जब फोर्स बैलेंसिंग होगी तो टी कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो mg के बराबर और टी साइन थीटा की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलन नॉट q² बाई x² के, जहाँ पे जो x की वैल्यू है वो बेसिकली अगर हम ये कह दें यहाँ पर देखो गौर से कि ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, तो फिर ये जो दूरी है ये L साइन थीटा है। सिमिलरली ये दूरी भी L साइन थीटा है, तो x की वैल्यू 2L साइन थीटा बन जाएगी। ठीक, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, किसी भी तरह का डेटा दिया हो अपना काम चल जाता है। इसी सवाल में बुद्धू बनाने के लिए क्या करते हैं, दो वैरायटी और पूछते हैं। अब इसको क्या करेंगे, ये हमारे पास एक स्फीयर है और यहाँ भी हमारे पास एक स्फीयर है, और ऐसा कहने की कोशिश करेंगे कि ये किसी फ्लूइड में डूबे हुए हैं। तो हम थोड़ा सा फ्लूइड बना लेते हैं ताकि फीलिंग भी आए कि यहाँ पे फ्लूइड में डूबे हुए हैं। स्ट्रिंग अपनी वही है, ये फ्लूइड हो गया। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, नीचे क्या लग रहा है mg, यहाँ भी क्या लग रहा है mg। हम मान के चल रहे हैं कि मासेस बराबर है, मास का कोई लोचा देखने वाले नहीं है। ये एंगल भी थीटा और ये एंगल भी थीटा, दोनों को मिला दीजिए। मिलाने पर इस दूरी को आप बोलिए x, और हमें पता है कि x की वैल्यू फिर से क्या निकल के आने वाली है 2L साइन थीटा, क्योंकि हम थीटा बराबर ले चुके हैं। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ भी टेंशन और यहाँ भी टेंशन, अच्छी बात है। अब क्या बात है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो यहाँ आने वाली है F इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसकी वैल्यू क्या बनेगी 1/4 पाई एप्सिलन नॉट q² बाई x² डिवाइडेड बाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड। इस लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है K, दिमाग में रखें इस बात को, विशेष है, क्योंकि अगर ये भूल गए तो सब भूल गए। कई बच्चे गलती करते हैं। दूसरी एक और गलती होती है, वो क्या कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बच्चे लिख देते हैं पर ऊपर की तरफ देखो तो टी कॉस थीटा आने वाला है, हम पहले भी कर चुके हैं, अभी भी किया ये, और अंदर की तरफ आने वाला है टी साइन थीटा। पर एक इशू और क्रिएट हुआ है, क्योंकि स्फीयर है और ज्योमेट्री है, तो ऊपर की तरफ एक और फोर्स आएगी जिसको हम बोलेंगे बायंट फोर्स। ठीक, अब हमारी जो फोर्स बैलेंसिंग की इक्वेशंस हैं वो कुछ ऐसी लिखी जाएंगी कि टी साइन थीटा
दैट इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इंटू 1/k, जहाँ एक्स की वैल्यू मैंने लिखी दी थी। फिर हम लोग वर्टिकल इक्विलिब्रियम में आ जाएं तो टी कॉस थीटा प्लस एफ ऑफ बाय एन सी इज इक्वल टू एम जी। अब यहाँ पे दो बातें आती हैं। अगर वो रेडियस ऑफ स्फीयर दे दे तब तो बायनेंसी कंसीडर करिए, पर अगर वो बोलते स्मॉल स्फीयर और रेडियस वेडियस की कोई जानकारी ना दे तो फिर इस एफ बी को, एफ बी का मतलब हमारे बायएंड फोर्स को आप इग्नोर कर दीजिए। ये मान लीजिए कि बॉल्स इतनी छोटी हैं कि कोई बहुत कंसीडरेबल बायएंड फोर्स नहीं अप्लाई हो रहा है। ठीक, यही उसका एक मतलब होता है। वेरी मच इंपॉर्टेंट, अच्छी चीज़ है। आओ देखो अगला सवाल, शीट का कोई दूसरा बढ़िया प्यारा सुंदर सवाल देखो, 22 नंबर कर ले। बहुत सिंपल सवाल है, नीड नहीं है, चलो कर लेते हैं। खैर 22 नंबर क्वेश्चन आओ देखो क्या कह रहा है। कह रहा पॉजिटिवली चार्ज बॉल हैंग्स फ्रॉम अ लॉन्ग सिल्क थ्रेड। ठीक, एक लंबी सिल्क की थ्रेड है, इससे एक बॉल को हमने बांध दिया है, चार्ज है मतलब इस पर कोई चार्ज है क्यू, और ये बंधी हुई है। ठीक, वी पुट अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट एट पॉइंट एंड मीजर द एफ बाई क्यू, इट कैन बी प्रिडिक्टेड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज। अब सोचो, यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज लाए और क्यू नॉट चार्ज लाकर, ये टेस्ट चार्ज है ध्यान रखें, टेस्ट चार्ज ला करके फोर्स महसूस करने की कोशिश की गई। किस पर? टेस्ट चार्ज पर। टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स है वो एफ बाई क्यू नॉट है, सॉरी एफ फोर्स महसूस की गई, और जो महसूस की गई वो इस पॉइंट पर एफ बाई क्यू नॉट की वैल्यू जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाएगी। तो अगर मैं इस टेस्ट चार्ज पे टोटल फोर्स लिख देता हूँ एफ, तो एफ बाई क्यू नॉट इस प्लेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। सच सच बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसमें कोई बुराई नहीं, यही हम पढ़ते आए हैं। ऑप्शन क्या है, सवाल क्या है सुनो। इट कैन बी प्रिडिक्टेड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ये जो ई है इसके बारे में सवाल है। ऑप्शन ए एफ बाई क्यू नॉट से बड़ी हो सकती है। ऑप्शन बी कि पक्का पक्का एफ बाई क्यू नॉट के बराबर ही होगी। ऑप्शन सी बड़ी हो सकती है एफ बाई क्यू नॉट से, बड़ी और छोटी का ऑप्शन है, फिर बराबर का ऑप्शन है, और फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सोचो, कितना अच्छा खूबसूरत सवाल है। बड़ा आसान है। सुनना, बच्चे इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रखते हैं और आंसर सही नहीं कर पाते हैं। उसका कारण क्या है कि, चलो पेज चेंज करके बताता हूँ। देखो क्या बच्चे गलती करते हैं, और क्या तुम भी गलती कर रहे हो। तुम्हारे हिसाब से एफ बाई क्यू नॉट ही आंसर होगा। मान लो कि ये पिथ बॉल यहाँ रखी हुई है, इसके ऊपर मैं चार्ज क्यू मान रहा हूँ, और मुझे टेस्ट चार्ज को इतनी दूरी पर लाना है, ये सेपरेशन को मैं आर बोल रहा हूँ। और ऐसे समय पे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वैल्यू बन जाएगी बेटा आपकी के क्यू बाई आर। इसमें कोई बुराई नहीं है कि यही वैल्यू बनने वाली है, लेकिन जिस वक्त मैं यहाँ पर क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को ले आऊँगा, और ये बिल्कुल नहीं बोला गया है कि जो सोर्स चार्ज है वो रुका हुआ है, वो थ्रेड से सस्पेंडेड है, ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, और जो नई सिचुएशन हो जाएगी वो कुछ ऐसी हो जाएगी कि मेरा जो स्फीयर है वो कहीं पीछे आ चुका होगा। सेकंड केस में स्फीयर जो है वो कहीं पीछे चला गया होगा। स्फीयर आ गया पीछे। अब आ गया स्फीयर पीछे, तो जो दूरी है वो आर प्राइम, और ये आर प्राइम की वैल्यू जो है वो आर से बड़ी है, इसलिए जो एफ ऑब्जर्व्ड होगा वो वैल्यू एफ रियल से कम हो जाएगी। इक्वल लगा दिया मैंने गलती से, क्योंकि दूरी बढ़ चुकी है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्जर्व्ड जो होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड रियल से छोटी हो जाएगी। तो हम ये कहेंगे ऐसे समय में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज स्मॉलर देन एफ बाय क्यू नॉट। ये आंसर सही है। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बाकी इसमें कुछ ऐसा चमत्कार नहीं है, लेकिन हाँ अगर क्वेश्चन आता है और इसका आंसर आंसर की में आता है कि नहीं भाई स्मॉलर देन एफ बाई क्यू नॉट, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि लिख के नहीं दिया था। लिख के तो उन्होंने ये भी नहीं दिया कि वो टाइटली हेल्ड है, वो तो सस्पेंडेड बोला ही है उन्होंने। इस तरह की बातें पूछी जाती हैं, ये इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखें। अच्छा,
25 नंबर सवाल लगाते हैं, देखो क्या कहता है। 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मेटल स्फीयर ए ऑफ रेडियस आर हैज़ चार्ज क्यू। ठीक, मेटल का स्फीयर है, ये इंपॉर्टेंट बात है। मेटल स्फीयर, इसका नाम ए है और इसकी रेडियस जो है वो आर है और इस पर जो चार्ज हमने दिया हुआ है वो क्यू दिया हुआ है। नेगेटिव पॉजिटिव नहीं बोल रहा है, पॉजिटिव पकड़ के चलिए। द फील्ड द फील्ड एट पॉइंट बी आउटसाइड द स्फीयर इज ई। तो मैं किसी स्फीयर के बाहर किसी पॉइंट पे आता हूँ और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको मैं ई बोलता हूँ, अच्छी बात। नाउ अनदर स्फीयर ऑफ रेडियस 2r हैविंग चार्ज -2q इज प्लेस्ड एट द पॉइंट बी। ठीक, ये जो पॉइंट जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है लिख रहा हूँ मैं ई बराबर ई, इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ बी। ठीक, फिर कह रहा है कि 2r रेडियस का एक दूसरा स्फीयर है और उस पर चार्ज -2q है और उसको कहाँ रख दिया गया है, बी पॉइंट पे। द टोटल फील्ड एट पॉइंट मिडवे बिटवीन द ए एंड बी टू बोथ स्फीयर्स इज। बताओ भाई, सुनना, मैं थोड़ा इसको बड़ा भी कर लूँ ताकि फिर ऐसा ना हो कि स्फीयर अच्छा ना बने। मैं थोड़ा इसको दूर कर लेता हूँ यहाँ पर। अब देखो, थोड़ा इसको ऊपर करते हैं और ये मेरा जो स्फीयर है ये 2r रेडियस का मैं मान लेता हूँ। इस पे जो चार्ज है वो -2q देता हूँ और फिर ये बोला जा रहा है कि इन दोनों के जो मिड पॉइंट है, इन दोनों का मिड पॉइंट, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ये पूछा जा रहा है शायद, है ना। फाइंड द टोटल फील्ड एट पॉइंट मिडवे बिटवीन ए एंड बी ड्यू टू बोथ स्फीयर्स। अब बताओ भाई, गौर से देखो, ये दूरी r है और ये दूरी 2r है। ये बीच की दूरी अपने को मालूम नहीं है, तो हम निकालें कैसे? निकाल तो सकते ही नहीं, कैसे निकालें? सुनो, कैसे निकालें वो समझो। हम ये माने कि जो सेपरेशन दोनों के बीच का है टोटल, दैट इज x, सेपरेशन x है ये मान लो। ठीक, x सेपरेशन मान के काम करते हैं। अगर ऐसा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, वो बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ/x² मेरे हिसाब से। मिड पॉइंट, अच्छा, बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी पॉइंट ड्यू टू ए ओनली, अगर ऐसा लिखना हो तो ई, सॉरी ई नहीं, के लिखना चाहिए। के इंटू Q/x², ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, अब देखो क्या बोल रहा है। ऐसा समझो कि मिड पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाली है, मेरे हिसाब से होने वाली है KQ/x/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि टोटल दूरी x मानी है, प्लस 2KQ/x/2 का होल स्क्वायर। प्लस क्यों किया, सुनो, एक स्फीयर ये है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, एक स्फीयर ये है जिस पे नेगेटिव चार्ज है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जा रही है, इसकी इधर ही होगी और इसकी अवे फ्रॉम द सेंटर होगी और दोनों की दोनों ऐड होने वाली है। ठीक है ना, ये जुड़ गए भाई, ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब गौर से देखो कि सारी वैल्यूज़ में कोई परेशानी नहीं, चीज़ें एक्स के रिस्पेक्ट में आ रही हैं। ठीक है ना, अब देखो KQ/x/2 का होल स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाता है 1 और यहाँ पे आंसर आ जाएगा बेटा आपके पास 2, तो बन गया 3। तो हम क्या लिखें, 3 इंटू KQ/x²/4, तो बन गया 12 KQ/x²। और KQ/x² तो इलेक्ट्रिक फील्ड थी बी पॉइंट पर, तो हम ये कह सकते हैं कि 12E इज़ द करेक्ट आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक बच्चे, ई जो वैल्यू दे रखी है, इस वैल्यू को खूब जम के इग्नोर करते हैं कि क्यों दिया हुआ, इस डेटा इररिलेवेंट है और हमें इससे मतलब नहीं है, हमें तो कुछ और निकालना है। असल में जो दिया है उसी के टर्म में ऑप्शंस होंगे, ऐसा नहीं कि आप गलत निकाल रहे हैं, ऑप्शंस बेसिकली ई के टर्म में ही होंगे, फिर कन्फ्यूजन बढ़ता है। खैर, सिंपल सादा सच्चा सवाल है, कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं है ना। तो कुछ और करें क्या, आओ चलो कुछ और करते हैं। देखो,
कोई बढ़िया सवाल है क्या? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 100 वोल्ट पर मीटर इन स्पेस इज डायरेक्टेड अलॉन्ग वाई बराबर 3 + x इस लाइन के लॉन्ग है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट। अब ये तो बिल्कुल पूरा सवाल है, मतलब ज़बरदस्ती पढ़ लिया मैंने, इसका कोई लॉजिक नहीं है करने का। ये तो स्क्वायर का सवाल है, ये भी तो कॉर्डी का ही क्वेश्चन है, इसमें भी टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो 40 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं क्या? 40 नंबर क्वेश्चन, हाँ चलो करा ही देते हैं, इतनी देर से बेकार बेकार बोल रहे हैं, कुछ तो कर ले। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन एक्स वाई प्लेन। तो हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स वाई प्लेन में है, यानी कुछ आई कैप कुछ जे कैप वेक्टर होगा। तो मैं पूछ रहा हूँ द पोटेंशियल्स ऑफ पॉइंट ए एंड बी एंड सी। ए पॉइंट जो है वो कह रहा है 2 मीटर 2 मीटर, बी पॉइंट जो है वो कह रहा है 2 मीटर 2 मीटर, -2 मीटर और 2 मीटर, ठीक। और सी पॉइंट जो है वो कह रहा है 2 मीटर, 4 मीटर। इनके जो पोटेंशियल्स हैं वो हैं 4 वोल्ट, 16 वोल्ट और 12 वोल्ट। कोई दिक्कत नहीं, होने दो। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज, अब इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानकारी देनी है। समझो बात को, क्या बोला गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्स वाई प्लेन में है, ए बी सी 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं और इन पॉइंट्स पे इनके पोटेंशियल्स लिखे गए हैं और कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, बताइए। अच्छा सवाल है। वैसे गौर से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 कंपोनेंट बनाओ, एक एक्स एक्सेस में और एक वाई एक्सेस में। पोटेंशियल के घटती हुई डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर। तो आपका आंसर आ जाने वाला है। मेरे हिसाब से ई एक्स की वैल्यू अलग निकालें, ई वाई की वैल्यू अलग निकालें तो काम बन जाएगा। ई एक्स की वैल्यू क्या होगी वो बताओ। ई एक्स की वैल्यू जो होने वाली है वो होने वाली है, शायद कुछ थोड़ा बहुत अगर याद हो तो, ई एक्स समझो क्या होगा। ई एक्स, सबसे पहले ग्राफ बनाओ। मैं डायरेक्टली लिख दूंगा तो फिर कुछ समझ नहीं आएगा तुम लोगों को। ये देखो, ये y है, ये x है, मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं। तो एक है 2,4, ठीक। इसी के ठीक नीचे मेरे पास पॉइंट है 2,2 और इसी के ठीक ऑपोजिट एक पॉइंट है मेरे पास -2,2, ठीक। ये पॉइंट्स हैं मेरे पास। अब जो ये पॉइंट्स हैं इनको अगर नामकरण संस्कार देखने हो तो देख सकते हो पीछे कि एक को ए, एक को बी, एक को सी बोला गया है। कोऑर्डिनेट्स आप पहचान लीजिए ताकि आपको याद रहें कि कौन ए बी सी है, ठीक। 16 बी, 4 ए, सी 12। मैं लिख देता हूँ, ये सी पॉइंट है। ये 16 वोल्ट का पॉइंट है, ये 4 वोल्ट का पॉइंट है, ये 12 वोल्ट का पॉइंट है। अब देखो गौर से, तुमको दिखाई देगा अच्छा क्या, कि जब हम इससे यहाँ चलेंगे तो पोटेंशियल घट रहा है, तो पक्का पक्का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में ही आ रही है। ई एक्स की वैल्यू होगी क्या, -del v/del x। अच्छा, बहुत अच्छी बात। तो कितना घट गए भाई पोटेंशियल, पोटेंशियल में जो परिवर्तन है वो तो सिर्फ 12 का है, बहुत अच्छी बात। और जो दूरी हम चल रहे हैं वो कितनी है, गौर से देखो दूरी कितनी चली है हमने, -2 से लेके +2, यानी कि दूरी चली है 4। इलेक्ट्रिक फील्ड आई 3 आई कैप, न्यूटन पर कूलम में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब ई वाई की चर्चा कर लो, ई वाई की चर्चा करो। हम ऊपर की तरफ चलते हैं, क्या पोटेंशियल बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ रहा है का मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो घटती हुई दिशा में यानी नीचे की तरफ होगी। नीचे की तरफ होने का मतलब -j डायरेक्शन में आने वाली है, आने दो कोई दिक्कत नहीं है। जो डिफरेंस पोटेंशियल का आया है वो 12 - 4 8 का ही आया है, डिवाइडेड बाई जो दूरी हम चले हैं 2 से लेकर वाई एक्सेस में 4 तक पहुंच गए हैं, 2 से 4 यानी दूरी चले हैं 2, डिवाइड करके मेरे पास आंसर आएगा 4 - j। तो जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट वुड बी
+3i कैप -4j कैप। अच्छा, इस सवाल को क्या पूरे फॉर्मूले से, वेक्टर नोटेशन से करना चाहिए था? बिल्कुल नहीं, वेक्टर नोटेशन से करेंगे खूब सारा टाइम लगने वाला है, कोई लॉजिक नहीं है उसको करने का। ठीक है, तो ये काम हमने कर लिया। तो कम से कम 15-20 सवाल हमने कर लिए हैं, और उम्मीद है कि इतने सवालों में काफ़ी सारे कंसेप्ट्स हो गए हैं। ठीक, चीज़ों को याद रखने वाले कंसेप्ट्स हो गए। हम लोग मॉर्निंग में इस लेक्चर को देखेंगे, और मॉर्निंग में ही आपको इसका जैसे ये ख़त्म होगा वैसे ही इसका दूसरा पार्ट आपको मिल जाएगा, जिसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स के साथ रिवीजन होगा। ये क्वेश्चन के साथ था, इसका क्वेश्चन का पार्ट एक और अभी आएगा जिसमें और भी क्वेश्चन कराए जाएंगे। उसके अलावा कंसेप्ट रिवीजन भी आएगा। कल मॉर्निंग में ही आपको तीनों वीडियोस एक साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।